Assalamu alaikum guys, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing well in your lives. If you are new at my YouTube channel, don't forget to subscribe. Today our topic of discussion is nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन साइकिल बेसिकली बायोजियोकेमिकल साइकिल की सबसे इम्पॉर्टेंट साइकिल है. व्हाट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल? तो जो बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन अर्थ, केमिकल आर द सब्सटेंसेस एंड साइकिल इज़ द रेपिटेटिव इवेंट्स. तो जो हमारी अर्थ पे जितने भी साइक्लिक प्रोसेसेस चल रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. अगर वो नहीं होंगे तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे. वो सारे के सारे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब के सब बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं. अब क्या होता है, क्योंकि दीज ऑल आर बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. यानी कि न्यूट्रिएंट्स इन्हीं से बन रहे होते हैं फर्दर. अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन जो है हमारे प्रोटीन का, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स का, हमारे हार्मोन्स का बेसिक पार्ट है. इसलिए ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट से फर्दर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बार बार साइक्लिक और रेपिटेटिव मैनर से इंटर हो रहे होते हैं. अब आपको पता है कि जो हमारी लिविंग बॉडी है वो 16 बायो एलिमेंट्स से मिलकर बनी होती है. 10 out of 16 bioelements make 1% of the mass of the body. 6 out of 16 elements make 99% of the mass of the body. यानी हमारी जो बॉडी है वो 99% सिर्फ और सिर्फ 6 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, जो कि आपको पता है, जिनको हम लोग अगर न्यूट्रिएंट की फॉर्म में देखें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस. तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो वाटर में प्रेजेंट होता है, कार्बन जो है वो अमाइनो एसिड्स में. इसके अलावा अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर, कैल्शियम न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है. तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमारी डेथ नहीं होगी, लेकिन हाँ, उनकी एब्सेंस में हमारी बॉडी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगी. ठीक है. जैसे आयोडीन इज़ अ माइक्रो न्यूट्रिएंट, लेकिन अगर वो नहीं होगा, आपकी बॉडी को प्रॉपर वे में नहीं मिलेगा, तो ग्वाइटर एक डिजीज़ हो जाती है. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. तो why nitrogen is so important? Nitrogen is a part of protein, nucleic acid, hormones, enzymes. So in human hemoglobin contain nitrogen. तो ये बहुत ही important है. अगर ये नहीं होगी तो लाइफ प्रॉपरली नहीं चल पाएगी. Plants will not even grow in nitrogen deficient area. Human beings और बाकी एनिमल्स तो फिर भी सर्वाइव कर सकते हैं किसी ना किसी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी में, लेकिन प्लांट्स नहीं सर्वाइव कर सकते. ठीक है. क्योंकि क्या होता है ना कि नाइट्रोजन बेसिकली बहुत ज़रूरी होती है, डीएनए में प्रेजेंट है, और अगर डीएनए नहीं होगा तो सेल साइकिल नहीं चल पाएगा, माइटोटिक इवेंट्स नहीं हो पाएंगे, सेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और ना ही वो सेल सर्वाइव कर पाएगा. अब एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. फिर भी प्लांट्स क्यों डेफिशिएंट हो जाते हैं नाइट्रोजन से? यहाँ क्वेश्चन अराइज हो रहा है. तो इसका आंसर ये है कि जो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो प्लांट्स डायरेक्टली उसको पिक नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो 2 नाइट्रोजन के एटम्स होते हैं उनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है. और प्लांट्स वो एनर्जी नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. उन्होंने फोटोसिंथेसिस भी करनी है, उसके अलावा उन्होंने डिवाइड भी करना है, उन्होंने ग्रो करना है, उन्होंने डेवलपमेंट करनी है. तो इसलिए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन डायरेक्टली खुद से नहीं कर सकते. अब क्या है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन एक साइक्लिक वे में होती है और प्लांट उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं,
तो पहला स्टेप क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ये फिक्स हो जाती है, यानी N2 का बॉन्ड जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, और वो डिफरेंट वेज से हो सकता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन थंडरस्टॉर्म की मदद से भी होती है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हम देखते हैं कि डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी की मदद से क्या करते हैं, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे होते हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा सकते हैं। ठीक है, जब नाइट्रोजन फिक्स होती है तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, वो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब ये जो अमोनिफिकेशन है, जैसे कि देखें मैं आपको बताती हूँ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक एज है, उसने उस एज के बाद उसकी डेथ होनी है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मौजूद हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं इनको अटैक करते हैं सम डिकम्पोजर्स जब उनकी डेथ हो जाती है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोटीन है ये टूट के अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड्स पे जब डिकम्पोजर्स अटैक करते हैं तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, और इस तरह से यहाँ पर भी अमोनिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो अमोनिफिकेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होती है नाइट्रिफिकेशन। अब यही जो अमोनिया और अमोनियम आयंस बने हैं वो नाइट्राइट और नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। सबसे पहले वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होंगे, और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम लोग नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया बोलते हैं, और वही नाइट्राइट जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें जो मेजर बैक्टीरिया है दैट इज़ नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। तो 3 स्टेप्स हमने देख लिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन हुई, देन अमोनिफिकेशन हुई, एंड देन नाइट्रिफिकेशन हुई। अब जो फोर्थ स्टेप होता है वो होती है एसिमिलेशन, यानी अब ये जो नाइट्रेट्स होते हैं प्लांट की जो रूट्स हैं उसको पिक कर रही होती हैं, एब्जॉर्प्शन होती है, और वो जो प्लांट्स होते हैं उन नाइट्रेट्स को न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, एसिमिलेशन भी हो गई, और फिर दोबारा से जब किसी प्लांट की डेथ होती है तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस पर अटैक कर रहे होते हैं, और अगेन ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। सो सबसे पहले क्या था, 78% एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेजेंट थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई डिफरेंट वे से, इंडस्ट्रियल भी, बायोलॉजिकल भी, और इसके अलावा थंडरस्टॉर्म की मदद से भी। उसके बाद वो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हुई उससे अमोनिया बना, अमोनिया जो था वो फर्दर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि प्लांट्स डायरेक्टली अमोनिया को भी पिक कर सकते हैं, ठीक है, बट नाइट्रेट्स को बहुत अच्छे तरीके से पिक करते हैं, यानी फास्टली पिक करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होता है, आपके पास एसिमिलेशन होती है, और एसिमिलेशन जब हो जाती है, जब प्लांट्स पूरे तरीके से नाइट्रेट्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फिर उनकी डेथ के बाद ही नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आते हैं और उसको दोबारा से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। आई होप कि ये जो लेक्चर था आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फर्दर इसी तरह से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।